रीडिंग ब्लैंक्स ऐसा टास्क है, इसमें स्टूडेंट्स उसको देखते सार ही परेशान हो जाते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। उनको लगता है कि ये टास्क बस ना आए पीटी में तो उनके लिए इजी हो जाएगा पीटी क्लियर करना। बट इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इजी करने वाला हूँ कैसे बहुत ही कम टाइम में आप रीडिंग फिल इन द ब्लैंक सॉल्व कर सकते हो। आपको क्या करना है, इन स्टेप्स को एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, और हर एक ब्लैंक जैसे मैं स्टेप्स बता रहा हूँ उसी तरह से मैं करके आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। आखिर में वीडियो में आप ये कहोगे कि हाँ यार, रीडिंग ब्लैंक्स भी इजी हैं अब और मेरे स्कोर्स आ जाएंगे। सबसे पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि अगर आप न्यू हो इस चैनल में, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी और वीडियोस भी आने वाली हैं जो आपको हेल्प करेगा आपकी पीटी की जर्नी। सो लेट्स मूव ऑन टू द रूल्स, जहां पे मैं आपको समझाऊंगा कैसे आप कुछ ही टाइम में शॉर्टकट्स को यूज करके रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स को कम से कम टाइम में एक्यूरेटली सॉल्व कर सकते हो। बट हाँ, उससे पहले अगर आपको किसी भी टॉपिक में डिफिकल्टी फेस हो रही है और आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर ट्यूटोरियल बनाऊं या इन डेप्थ वीडियो एक्सप्लेनेशन बनाऊं, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट पे जाके उस टॉपिक के बारे में लिख सकते हो या मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। हर एक कमेंट को मैं खुद पर्सनली रिप्लाई करता हूँ और आई विल इंश्योर कि उसके बारे में आपको मैं बहुत ही क्लियरली समझा सकूं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रीडिंग ब्लैंक्स के शॉर्टकट्स को समझते हैं थ्रेटिकली। सबसे पहला शॉर्टकट ये है कि आपको एक सेंटेंस पढ़ना है, सेंटेंस जो कि ब्लैंक के पहले है, बट उसके बाद का सेंटेंस भी आपको रीड करना है, एटलीस्ट 5 to 6 वर्ड्स, जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आती। वो समझने के बाद आपने क्या करना है, एक गेस करना है कि ब्लैंक में क्या आ सकता है विदाउट लुकिंग एट दी ऑप्शंस। यहाँ पर ही स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, वो सीधा ऑप्शंस पे जाते हैं एंड देन दे गेट कन्फ्यूज्ड। ठीक है, तो यही चीज़ हमने मेक श्योर करनी है कि हम कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। तो एक सेंटेंस पढ़ने के बाद उससे पहले भी और बाद में भी हम एक गेस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सारे ऑप्शंस जो दिए हुए हैं नीचे उनको पढ़ लेंगे और हम वो सेलेक्ट करेंगे जो सबसे ज़्यादा क्लोज है टू द गेस वी मेड। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो क्लोज होगा उस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। बट कई बार ऐसा होता है कि हमने कुछ प्रेडिक्ट किया होता है या कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ प्रेडिक्ट कर ही नहीं पाते। तब क्या करना है, तब आपने एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। किसके बेसिस के ऊपर, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर या ग्रामर के ऊपर। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स की कई क्वेश्चंस बहुत ही टफ आते हैं, उसमें हमें सारे वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता होते हैं, तो उसमें आपने वरी नहीं करनी है। उसमें ये करना है कि सबसे पहले आप वो ऑप्शंस देखिए जिनके मीनिंग्स आपको पता है और वो देखिए कि वो फिट हो सकते हैं, और वो अगर फिट होते हैं तो देन इट्स ओके। अगर वो फिट नहीं हो रहे हैं तो हम उनको एलिमिनेट करते जाएंगे और ऐसा करते करते आपके पास एक या दो ऑप्शंस रह जाएंगे। कई बार तो सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाएगा और इजीली आप उसको पिक करके अपना आंसर करेक्ट कर सकते हो। तो एलिमिनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बताऊंगा अभी ब्लैंक्स के अंदर कैसे हमने एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है और कैसे हम इन स्ट्रैटेजीज को यूज़ करके अपने ब्लैंक्स में 100 आउट ऑफ 100 नंबर्स लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, कोरिलेटेड वर्ड्स ढूंढने हैं और क्लूज ढूंढने हैं। कॉलोकेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पीटी रीडिंग का। तो कॉलोकेशंस क्या होते हैं, जो वर्ड्स या सेंटेंसेस एक साथ जाते हैं, जैसे कि कप ऑफ टी। कप ऑफ टी हमेशा हम एक फ्रेज बोलते हैं इकट्ठा, ठीक है, लीव क्वाइटली। ठीक है जी, ऐसे के कॉलोकेशंस या फ्रेजेस होते हैं जो हमेशा इकट्ठे जाते हैं। ऐसे आप देखिए कि अब वहाँ पे क्या कॉलोकेशन ऐसा कुछ मेंशन्ड है। अगर वो कॉलोकेशन है तो उसके साथ जो नॉर्मली वर्ड जाता है वो ही आंसर होगा। तो कॉलोकेशंस फिगर आउट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस तो करनी है, बट मैं आपको एक लिस्ट भी दूंगा कॉलोकेशन की। अगर आप हमारे फॉलोअर हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो लिस्ट मिलेगी। बस आपको अपनी ईमेल डालनी है कमेंट बॉक्स पे और हम आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट लिस्ट भी भेजेंगे जो मोस्ट रिपीटेड कॉलोकेशन के वर्ड्स हैं। लास्ट जो शॉर्टकट क्या है वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि कई ब्लैंक्स बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं और हम उस पर स्टक हो जाते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं और वहाँ पे हम फिर आगे नहीं बढ़ पाते। तो यही आपने माइंड में रखना है कि जब भी आप ब्लैंक सॉल्व कर रहे हो, कोई ऐसा डिफिकल्ट वर्ड आ जाता है या उसमें समझ नहीं आ रहा क्या आएगा, उसको छोड़ के आगे बढ़िए, क्योंकि हमें टाइम मैनेजमेंट भी करनी है और बाद में हम उस ऑप्शन या उस ब्लैंक की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि तब आपके पास कम ऑप्शंस भी रह गए होंगे क्योंकि आपने बाकी सारे सॉल्व ब्लैंक्स कर चुके होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डिफिकल्ट वालों को हम स्किप करके दोबारा उन पे वापस आएंगे जब हमने सारे ब्लैंक्स कर लिए। आइए इन शॉर्टकट्स को एक्चुअली प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करना है वो आपको मैं सिखाता हूँ। आइए ये वाला ब्लैंक सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही रीसेंट एग्जाम में आया भी हुआ है। ठीक है, अब जैसे कि इसमें आप देख रहे हो बहुत ही छोटा पैराग्राफ है। जब पैराग्राफ्स बहुत ही छोटे होते हैं तो आपको एक माइंड में रखनी है चीज़ कि पूरे पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बट हम अपने टूल्स वही के वही जो अपने में डिस्कस करें वो यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम सेंटेंस पढ़ेंगे, द टोमेटो इज प्रॉब्ली द मोस्ट वाइडली ग्रोन ब्लैंक बाय द होम गार्डनर बिकॉज ऑफ इट्स डैश वैल्यू। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो टोमेटो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्ली ग्रोन क्या है, ठीक है,
एक टमाटो तो हमें पता है एक वेजिटेबल है, ठीक है, बट यहाँ पे क्लू क्या दिया हुआ है, गार्डनर, तो ऑब्वियसली गार्डन में हम, ठीक है, वेजिटेबल्स ही ग्रो करेंगे। तो हम अभी हम ऑप्शंस देखते हैं। फ्रूट नहीं आएगा, यूज्ड है, स्टफ है, कल्चर है, स्मेल है, फूड है, फूड हो सकता है बट टुक वेजिटेबल, तो वेजिटेबल भी दिया हुआ है, तो वेजिटेबल हमारा प्रेडिक्शन था, तो ये हमें मिला हुआ है, तो इजीली हम इस पे पिक कर सकते हैं। तो वेजिटेबली को हम यहाँ पे लगा के चलते हैं। अब फूड क्यों नहीं आया, क्यों, क्योंकि उससे ज़्यादा रेलेवेंट स्पेसिफिक बताया गया है और वो की वेजिटेबल है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। बाय द होम गार्डनर बिकॉज ऑफ इट्स डैश वैल्यू, क्या वैल्यू हो सकती है, बिकॉज ऑफ इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू, कुछ ऐसा आ सकता है, बट आगे पढ़ते हैं। मैनी यूजेस एंड relatively ease of dash originating in सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, तो फूड वैल्यू आ सकता है यहाँ पे, जो हमने ऑप्शन पढ़ा था। फ्रूट तो नहीं आएगा, कल्चरल वैल्यू भी नहीं आएगा, ठीक है जी, क्योंकि कल्चर है, कल्चरल नहीं है, तो कल्चरल होता तो आ सकता था। फूड, तो फूड यहाँ पे जाएगा, क्यों, क्योंकि मनी की तो वैल्यू बताई गई है कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू तो है नहीं, तो उसकी फूड की वैल्यू यहाँ पे रेलिवेंट है। अब हमने क्या यूज करा यहाँ पे, हमने यहाँ पे यूज करा प्रेडिक्शन मेथड, कि हमने पहले पढ़ा भी और बाद में भी पढ़ा और गेस करा, और उसको हमने ब्लैंक्स के साथ रिलेट करा। अगला सेंटेंस जो है उसमें हम देखते हैं क्या क्या आ सकता है। एंड रिलेटिव ईज ऑफ डैश, यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो यहाँ पे गाइस अभी थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो रहा है, ठीक है, तो अभी के लिए हम इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। ओरिजिनेटिंग इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, द टोमेटो वाज डोमेस्टिकेटेड इन मेक्सिको। There are many related wild species in South America. Tomati was the name dash by Native Americans. Was the name used by, ऐसा आ सकता है, तो used यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे easily used लगा सकते हैं। तो अब we are left with one blank and we have 4 to 5 options. तो relative ease of fruit नहीं आएगा, अब हम elimination use करेंगे एक एक करके। तो relative ease of fruit आएगा नहीं, relative ease of stuff नहीं, relative ease of culture आ सकता है, स्मेल भी नहीं आएगा क्योंकि वहां पे ईज बोला गया है, ऑफ स्मेल तो डजंट मेक सेंस, ऑफ टुक तो आएगा नहीं। तो अभी के लिए सारे इलिमिनेट करके हमें कल्चर ही एक समझ में आ रहा है। अब दिस इज व्हाट वी विल डू इन अ केस जब हमें बाकी सारे ऑप्शन समझ में ही नहीं आ रहे और हमने इलिमिनेट करके एक राइट आंसर चूज करना है, तो इसी तरह से हम इसको करेंगे। लेट्स सी राइट आंसर क्या है इनके। ऑलराइट, there we go, so we got 4 out of 4, ठीक है, for this particular blank। और इसमें हमने क्या क्या यूज करा, elimination method प्लस हमने क्या यूज करा, prediction method, ठीक है। आइए एक और ब्लैंक करते हैं इन्हीं रूल्स को लेकर। आइए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सेंटेंसेस पढ़ते हैं। एन इंटरेस्टिंग अकाउंट ऑफ अ मलेरिया डैश इन रोम was in the late 19th century, an interesting account of a malaria infection। क्योंकि अब देखिएगा इस यहाँ पे कोरिलेटेड वर्ड्स हम चूज कर रहे हैं, क्योंकि कोरिलेटेड वर्ड्स मलेरिया का क्या आ सकता है, इन्फेक्शन, डिसीज, कुछ ऐसा, ठीक है। तो जब भी आपके पास कॉन्टेक्स्ट ऐसा आता है तो उसके इर्द गिर्द वाले वर्ड्स ही ज्यादातर आते हैं, तो ये माइंड में रखिए कि कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही आपने वो कैप चूज करनी है अपने ब्लैंक्स के अंदर। तो यहाँ पे मलेरिया के अंदर के अकॉर्डिंग हम इन्फेक्शन या कुछ ऐसा सोच रहे हैं, बट यहाँ पे यह लिखा हुआ है इन दी लेट 19th सेंचुरी, तो मतलब कि बहुत ही ब्रॉड टर्म यूज होगी वहां पे, क्योंकि एक पूरी सेंचुरी में उन्होंने कुछ एक्सप्लेन करा है कि सेंचुरी में ऐसा कुछ हुआ था, मतलब 100 सालों में ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है, तो ब्रॉड टर्म आएगी। तो लेट्स सी, ट्रांसमिशन यस आ सकता है कि इन्फेक्शन हुई है, ट्रांसमिशन हुई है, वेयरएस नहीं आएगा, काउंटर पार्ट नहीं आएगा, देयर बाय नहीं आएगा, मोनोपली नहीं आएगा, क्योंकि ये बिजनेस की बात नहीं हो रही गाइस, वो कैप सही यूज होनी चाहिए एज पर दी कॉन्टेक्स्ट। स्पेल डजंट मेक सेंस, केस भी नहीं है, इंगेजमेंट भी नहीं है, क्योंकि अगेन इट्स मोर ऑफ एन इन्फेक्शन वर्ड, तो इंगेजमेंट भी हम यहाँ पे नहीं बोलते, उसकी जगह बेटर वर्ड दिया हुआ ट्रांसमिशन, आउटब्रेक। अब गाइज आउटब्रेक और ट्रांसमिशन में से एक वर्ड आएगा, आउटब्रेक हम चूज करते हैं, क्यों, क्योंकि ये ब्रॉडर टर्म है, मतलब कि जैसे कि पेंडेमिक आ गया था कोविड का, ठीक है, हाँ इन्फेक्शन जरूर हुई थी, ट्रांसमिशन जरूर हुई थी, बट हम क्या बोलते हैं कि यार ये सालों में या 2019 से क्या हुआ, आउटब्रेक हुआ, मतलब कि एक बहुत बड़ा, ठीक है, बर्स्ट हो गया, तो इसीलिए हम एक ब्रॉडर टर्म यूज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ब्रॉडर पीरियड भी दिया हुआ है, तो ये आपने माइंड में रखना है। ऐसे कोरिलेटेड वर्ड्स आपको हेल्प करेंगे राइट चॉइस करने के लिए।
आगे बढ़ते हैं। द सिटी वॉज रेविज्ड बाय मलेरिया अंटिल अ पर्टिकुलरली हार्श विंटर सेट इन, ब्रिंगिंग अनयूजुअली लो टेम्परेचर्स। तो बहुत ज़्यादा ठंड वाला मौसम हो गया, मतलब द कोल्ड डैश सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द कोल्ड वेदर, कुछ ऐसा आ सकता है, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द मॉस्किटो पॉपुलेशन। तो यहाँ पे देखते हैं वेदर कुछ लिखा हुआ है, ट्रांसमिशन, वेरस, काउंटर पार्ट, देयर बाय मोनोपली, स्पेल, केस, एंगेजमेंट। नहीं गाइस, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे इस पे बाद में आते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्टली मिल नहीं रहा कुछ। अ की वेक्टर इन दी डैश ऑफ मलेरिया। वेक्टर मतलब कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक जिसने पार्ट प्ले करा है, ठीक है। तो ये जो कोल्ड टेम्परेचर जो हमने सोचा था, उसने क्या करा, मॉस्किटोस को कम कर दिया, और वेक्टर इन दी डैश ऑफ मलेरिया मतलब कि उसको कम करने में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करा है उसने। तो कम क्या हुआ होगा, इन्फेक्शन ही हुई होगी, जिसका हमारे पास ट्रांसमिशन ऑलरेडी है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा उन्होंने, डैश एडिंग इन दी सिटीज रिकवरी फ्रॉम दी एपिडेमिक, और इसीलिए वाला वर्ड आना चाहिए गाइस, देयरफॉर, ठीक है। तो देखते हैं देयरफॉर वाला कहां पे है, वेयर एज काउंटर पार्ट, देयर बाय एडिंग इन दी सिटीज रिकवरी फ्रॉम दी एपिडेमिक। दिस हिस्टोरिकल डैश illustrates the profound impact on environmental factors. This historical event, क्योंकि हम हिस्टोरिकल इवेंट ज़्यादा बोलते हैं, हिस्टोरिकल घटना कोई हुई हो तो इवेंट का यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लोज है केस, तो हम यहाँ पे केस लगा देंगे, ठीक है। अब आते हैं इस पे दोबारा से। द कोल्ड टेम्परेचर जैसा हमने सोचा था, वेयर एस नहीं आएगा, काउंटर पार्ट नहीं आएगा, मोनोपली भी नहीं आएगा, स्पेल, इंगेजमेंट तो नहीं आएगा गाइस, रेलेवेंट ही नहीं है। स्पेल मतलब कि एक कोल्ड स्पेल, मतलब स्पेल का मतलब यहाँ पे मेरे को लगता है क्या बोला गया है कि वो एक कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, मोमेंटम में चलता रहा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो पॉपुलेशन मॉस्किटोज की इंपैक्ट हो गई, क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर का एक स्पेल, एक सर्कल चलता रहा होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे स्पेल लगा रहे हैं। बट अगेन दिस वाज नॉट अ फर्स्ट चॉइस, क्योंकि हमें पहले पता ही नहीं लगा कि क्या आएगा, बट हमने क्या करा, बाकी सारे सॉल्व कर लिए, हमारे पास लेस ऑप्शंस थे तो हमने ये चूज करा। आइए आंसर्स देखते हैं। यस, वी गॉट ऑल दी आंसर्स करेक्ट। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है, यहाँ पे हमने सबसे पहले गाइस कोरिलेटेड वर्ड्स देखे हैं। कोरिलेटेड वर्ड्स के साथ साथ हमने क्या देखा है, हमने प्रेडिक्शन मेथड यूज करा है जो एवरी टाइम हम यूज करते हैं। उसके साथ साथ हमने एक और चीज यहाँ पे देखी है, वो था कि हम एक ब्लैंक के ऊपर स्टक नहीं होंगे, वी विल मूव बैक टू इट लेटर ऑन वंस वी हैव सॉल्व द अदर्स। तो इन्हीं रूल्स को हम सॉल्व करते हुए सारे ब्लैंक्स को करेंगे। तो मेक श्योर करिए कि एवरी डे आप 10 से 15 ब्लैंक स्टार्ट करिए अपनी प्रैक्टिस, अगर आप बिगिनर हो, ठीक है। बट यूज दीज स्ट्रैटेजीज टू एनहांस योर रीडिंग ब्लैंक्स। जैसे कि आपने देखा कि ये बहुत ही इजी हो जाता है बच्चों के लिए रीडिंग ब्लैंक्स को सॉल्व करना, अगर आप ये सारी टेक्निक्स को ऐसे ही फॉलो कर रहे हो। तो मेक श्योर करिए अभी जाके प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने के लिए विजुअल लैंग्वेज एक्सपर्ट्स पे फ्री साइन अप करिए और फ्री प्रैक्टिस करिए। जितने भी क्वेश्चंस आप वहाँ पे प्रैक्टिस करोगे वो सारे एग्जाम मटेरियल वाले हैं, तो उनमें से भी आपको पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बट मेक श्योर ये ज़रूर करिए कि एवरी डे अराउंड 15 ब्लैंक्स तो ज़रूर करिए, सो दैट आपका एक मोमेंटम बन सके और उसके साथ साथ आपके लिए हेल्प हो सके इस टास्क को एक्यूरेटली करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है आपकी रीडिंग के लिए। और रीडिंग में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। गाइस दैट वाज इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर करिए ज़रूर इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगी ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। बट बिफोर दैट इंस्टाग्राम चैनल पे जाके भी आप देख सकते हो, मैंने बहुत ही शॉर्ट टिप्स बनाए हुए हैं, अगर आपने नहीं फॉलो करा हुआ वहां जाके भी आप इंस्टाग्राम चैनल फॉलो कर सकते हो। थैंक यू गाइस, विशाल है साइनिंग ऑफ फ्रॉम विजुअल लैंग्वेज एक्सपर्ट्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।